नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 10वां है, जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण, इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट समझाने वाला हूँ। पूरा इस वीडियो में ये चैप्टर जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में इस चैप्टर को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है, यानी कि जो आपका न्यू सेशन 2023 और 24 का, और उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर है 10वां खेलों में प्रशिक्षण, ये आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, यदि आप वीडियो को ना पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखना, आपको पूरा चैप्टर ना बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी नोट्स बनाए। ठीक है, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इजी, इतना आसान मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है कि आप जब वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप खुद ही कमेंट करोगे कि सर आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, हमें समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में पढ़ाने का, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। चैप्टर का नाम ही हमारा खेलों में प्रशिक्षण। तो देखो, प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। ठीक है, देखो प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, क्यों समझो, किसी कार्य या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण, देखो हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन यदि आप इसको इंग्लिश में समझोगे तो आपको याद, जैसे आप इसको समझ सकते हो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तैयारी करना। ठीक है, तो प्रशिक्षण आप कह सकते हो कि किसी कार्य या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जो तैयारी की जाती है उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ सकते, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया आपके स्कूल का। देखो, आपका एग्जाम मान लो होता है, फाइनल एग्जाम होता है आपका मान लो फरवरी या मार्च में। ठीक है, होता है। तो उससे पहले आप पूरे साल क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो। देखो फोटो में देख सकते हो, आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रशिक्षण है। और जो टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग तो है। इस एग्जाम, मान लो आपका एग्जाम होगा फरवरी में, फाइनल का एग्जाम, तो उस फाइनल एग्जाम ये आपका उद्देश्य हो गया। तो इस उद्देश्य के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपके इसमें अच्छे मार्क्स है, तो उसी को हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। देखो, अगला टॉपिक हमारा खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ। तो देखो, प्रशिक्षण आप समझिए किसी भी कोई भी उद्देश्य है उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, अब खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, तो देखो किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी खेल प्रतियोगिता है उसमें हम अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। जो हम तैयारी करते हैं उसको हम खेल प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी खेल प्रतियोगिता है, मान लो आपने, हम ले लेते हैं क्रिकेट का उदाहरण, क्रिकेट का। ठीक है, तो क्रिकेट जो है वो एक आपका उद्देश्य हो गया, तो आप उसके लिए जो पूरे साल तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्या आपका ट्रेनिंग है। तो ये हमारा खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ ही होगा। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो दौड़ने का, मान लो आपका रेस है, तो आप क्या करोगे, दौड़ से पहले आप दौड़ोगे, रेस करोगे। ठीक है, रनिंग ट्रेनिंग देखो, अब देख सकते हो चित्र में लोग दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा खेलों में प्रतिभा की पहचान का अर्थ, यानी जो हमारा खेल है इसमें प्रतिभा की पहचान का अर्थ क्या है, यानी खेल के अंदर प्रतिभा को हम कैसे देख सकते हैं। देखो, खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य है भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज करना। मान लो कोई तो खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छा खेलता है लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो भविष्य में हम कैसे अच्छा खिलाड़ी खोजेंगे। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है खेलों में प्रतिभा की पहचान, यानी जो खेल है हमारा उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना ताकि भविष्य में अच्छा खेल खेला जा सके। ठीक है, आप समझते हैं इसका महत्व क्या है, यानी खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले कहा था कि यदि आप हेडिंग को समझ लोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। ये हेडिंग क्या, देखो खेलों में प्रतिभा की पहचान, यदि मान लो आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक बच्चा जो है वो दौड़ में अच्छा है, अब आपकी प्रतिभा को आपने पहचान लिया, तो वो आगे जब खेलेगा तो जरूर दौड़ में विजयी होगा, मेडल जीतेगा, तो देश का नाम रोशन करेगा कहीं ना कहीं। तो हमने उसकी प्रतिभा की पहचान की, तो इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है, बहुत फायदे हैं। देखो, छिपी प्रतिभा की पहचान, ये प्रतिभा छिपी हुई थी बच्चे की लेकिन सामने आ गई, छिपी प्रतिभा की पहचान हो गया। आपने जब अपने दोस्तों को देखा, जो दोस्त आपका दौड़ने में अच्छा है, उसकी जो छिपी हुई प्रतिभा थी आपने उसको देखा, वो बाहर आ गई, वो सामने आ गई, उसकी पहचान हो गई छिपी प्रतिभा का। भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज हो गई, जो भविष्य है उसमें अच्छे खिलाड़ियों की खोज हो गई। प्रतिभा की पहचान हो जाने से खिलाड़ी की प्रतिभा
का समय रहते विकास किया जा सकता है। मान लो कोई किसी खिलाड़ी में अच्छी टैलेंट है, प्रतिभा है, तो उसका हम समय रहते विकास भी कर सकते हैं। कम आयु के प्रतिभावान, जो कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनकी खोज से देश के लिए एक बड़ी संपत्ति खोजने के समान। यदि आपने कम उम्र में किसी प्रतिभावान खिलाड़ी या बच्चे को खोज खोज लिया कम उम्र के, तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगा और देश का भला करेगा। अब हम समझते हैं खेलों में प्रतिभा विकास ये क्या है। तो देखो, खेलों में प्रतिभा विकास का अर्थ है खिलाड़ी की प्रतिभा का पहचान कर उस प्रतिभा का, उसकी जो प्रतिभा है उसका उचित प्रशिक्षण यानी उचित ट्रेनिंग के द्वारा मार्गदर्शन करना। मान लीजिए कि आपने एक बच्चे, ए नाम का बच्चा है, उसमें एक प्रतिभा है, वो दौड़ सकता है, तो आपने उसकी प्रतिभा तो पहचान ली, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग करवाओगे तभी तो वो दौड़ेगा। ठीक है, तो यही आप मान लो कोई प्रतियोगिता करवानी है, तो उससे पहले आप उसकी ट्रेनिंग करवाओगे, उसको आप सिखाओगे, उसकी प्रतिभा का और विकास करोगे। तो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अगला हमारा पॉइंट है प्रतिभा विकास की अवधारणा 1985 में बेंजामिन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित की गई। एक बेंजामिन ब्लूम नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1985 में ये अवधारणा प्रस्तावित की थी। उन्होंने प्रतिभा विकास के 3 चरण बताए। पहला चरण क्या है, इस चरण में बच्चे साधारण वस्तु से खेलते हैं। पहले चरण में तो बच्चे जो साधारण वस्तु से खेलते हैं। दूसरे चरण क्या है, इस चरण में जो बच्चे हैं कुछ विशेष गतिविधियां करने लग जाते हैं। और तीसरे चरण में क्या है, इस चरण में बच्चे अपने चुने हुए खेल में पूरी तरह निपुण होते हैं। ठीक है, मतलब ये चरण है, पहले में हाल बहुत खराब है, दूसरे में सही हो गया, तीसरे में पूरा सही हो गया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, खेल प्रशिक्षण चक्र का। ठीक है, मैं देखो आपके लिए बहुत ही इजी पे मैंने आपको चैप्टर को समझाने का प्रयास करा है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे से आपसे यही रहती है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करोगे तो आपका ही घाटा है, बहुत ज़्यादा घाटा है। ठीक है, प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखते चलें, समझते चलें। अब देखो टॉपिक मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बिल्कुल हेडिंग समझाऊंगा, बिल्कुल बारीकी समझाऊंगा। एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में, बिल्कुल आप ऐसा समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो खेल प्रतिभा यानी जो हमारा खेल प्रशिक्षण है, जो हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र है, इसका अर्थ क्या है। जो हमारा यानी कि जो हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र है, इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो देखो खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ है प्रशिक्षण चक्र की विभिन्न अवधियां, यानी जो हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र है उसका अर्थ यही है कि प्रशिक्षण की अवधियां हैं, यानी प्रशिक्षण चक्र का समय। देखो खेल प्रशिक्षण चक्र यानी जो हमारा खेल का जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का जो समय है उसकी अवधियां से। मान लो कोई ट्रेनिंग जो होती है वो 1 साल की होती है, कोई 2 साल की होती है, कोई 1 दिन की होती है, कोई 2 महीने की होती है, कोई 2 सप्ताह की होती है। तो ये जो हमारा चक्र है, जो हमारा टाइम है, इसको हम खेल प्रशिक्षण चक्र कहते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार के हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र यानी कितने प्रकार का हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र है वो समझते हैं। तो देखो पहला तो हमारा है मैक्रो साइकिल यानी सूक्ष्म चक्र कहते हैं, छोटा होता है ये मैसो। ये हमारा माइक्रो साइकिल चक्र, जिसको हम सूक्ष्म चक्र भी कहते हैं। दूसरा हमारा मैसो यानी जिसको हम मैसो चक्र भी कहते हैं। और दूसरा हमारा मैक्रो, जिसे हम मैक्रो चक्र कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब इन तीनों चक्रों को हम एक एक करके बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, तो प्लीज वीडियो बने रहें आखिर तक। पहला हमारा माइक्रो साइकिल यानी सूक्ष्म चक्र, बहुत छोटा होता है। देखो माइक्रो साइकिल चक्र सबसे छोटी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। मान लो कि आपको कोई भी विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कोई छोटा उद्देश्य, मान लो उसकी एज क्या होता है, 1 से 2 सप्ताह का होता है। मान लो आपको कोई गेम खेलना है, या मान लो आपको यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, या कोई जीके का कंपटीशन हो रहा है, कोई भी छोटा मोटा काम जो मान लो 2 सप्ताह 3 सप्ताह का जो प्रैक्टिस से हो जाए, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म। इस प्रकार की प्रशिक्षण चक्र की जो अवधियां है वो 1 सप्ताह की होती है, मतलब 1 सप्ताह की इसकी चक्र की अवधियां होती है। मैसो साइकिल चक्र, जिसे हम मैसो साइकिल चक्र भी कहते हैं। देखो मैसो साइकिल चक्र क्या है, मैसो साइकिल चक्र 3 से 4 माइक्रो साइकिल चक्रों से मिलकर। देखो माइक्रो साइकिल चक्र क्या है, बहुत ही छोटा है। अब 3 से 4 यानी कि 1 या 2 महीने का होता है ये मैसो साइकिल चक्र। इस प्रकार के प्रशिक्षण चक्र की अवधि हमारी 3 से 4 सप्ताह की होती है। अब आता है हमारा मैक्रो साइकिल चक्र। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा साइकिल चक्र। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, माइक्रो मतलब माइक्रोफोन आपने सुना ही होगा, तो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। नहीं, छोटा प्रशिक्षण चक्र है। और ये जो हमारा मैक्रो है ये बड़ा है, और जो मैसो है ये हमारा बीच का। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते। अब मैक्रो का ये बड़ा है, आप एक सबसे याद रखना, ये बहुत ही बड़ा प्रशिक्षण चक्र है। देखो मैक्रो साइकिल चक्र जो है हमारा सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र है, यानी बहुत ही बड़ा प्रशिक्षण चक्र है। मैक्रो साइकिल चक्र का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी के अंदर शारीरिक पुष्टि के घटक, शारीरिक पुष्टि के जो घटक जैसे शक्ति, गति, चयन क्षमता और लचक को विकसित करना होता है। ठीक है, मैक्रो साइकिल चक्र को दीर्घ अवधि के लक्ष्यों के लिए बनाया जाता है। मान लो
कोई क्रिकेट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है, 2 साल 3 साल की, तो इसको हम कह सकते हैं मैक्रो साइकिल चक्र, यानी बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग चक्र होता है, ठीक है। अब समझते हैं शारीरिक पुष्टि के घटक। देखो शारीरिक यानी शरीर, पुष्टि मतलब संतुष्टि, और उसके घटक कौन से, देखो पहला हमारा शक्ति है, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता, चौथा लय। देखो इसका मतलब पता है क्या है हेडिंग का। देखो शरीर जो है ना, हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई मनुष्य है वो स्वस्थ है। यानी जो मनुष्य वो स्वस्थ है, वो किस प्रकार से कह सकते हैं, उसके घटक क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा शक्ति है, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता, चौथा लचक, ठीक है। यदि किसी के अंदर, किसी व्यक्ति में शक्ति होगी, गति होगी, सहन क्षमता होगी, लचक होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। यही है। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहला हमारा है शक्ति। देखो शक्ति की परिभाषा क्या है पहले वो समझते हैं। देखो किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। मान लो कोई एक बॉल आ रही है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप बॉल को कैच कर रहे हो, तो जो आपकी मांसपेशियां है उसका जो शक्ति है, मांसपेशियों की जो क्षमता है, उसी को हम शक्ति कहेंगे, ठीक है। यानी किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की जो योग्यता होती है, योग्यता जो होती है मांसपेशियों की, उसी को हम शक्ति कहते हैं। अब शक्ति के प्रकार की, शक्ति भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा गतिशील शक्ति। अब गतिशील शक्ति जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला अधिकतम शक्ति, दूसरा विस्फोटक शक्ति, और तीसरा सहन क्षमता शक्ति, और दूसरा शक्ति हमारा स्थिर शक्ति। अब इन सभी शक्तियों के बारे में विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। पहले समझते हैं गतिशील शक्ति। देखो गतिशील शक्ति शरीर की विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसे आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। इसका इसका दूसरा नाम है आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। गतिशील शक्ति का जो प्रयोग है वो पुशअप में होता है। देखो ऐसी शक्ति जिसमें गति हो, देखो पुशअप करोगे तो अप डाउन अप हो गया ना, तो गति हुआ, इसको हम गतिशील शक्ति कहते हैं। वो गतिशील शक्ति के प्रकार है। पहला अधिकतम शक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा शक्ति लगा करके गति करना। शरीर में एक ही बार शक्ति को जुटा लेना और पूरी शक्ति को लगा देना। मान लो कि आप, एक खिलाड़ी होता है वो बॉल फेंकता है, तो क्या करता है, पूरी शक्ति जुटा लेता है और उसकी पूरा स्पीड बॉल को फेंक देता है। तो ये हमारा होता है अधिकतम शक्ति, मतलब शरीर द्वारा सबसे अधिक पूरी शक्ति को जुटा लेना पूरे शरीर में और एक ही बार शक्ति का प्रयोग कर देना, उसको हम अधिकतम शक्ति कहते हैं। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा विस्फोटक शक्ति, यानी शक्ति का विस्फोट करना, धमाका करना। देखो शारीरिक शक्ति तथा गति के योग के कारण तीव्र गति से शारीरिक क्रिया करने की मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोट। मान लो देखो तीव्र, इसमें पता क्या होता है कि मान लो आपने पूरा जी जान लगा दिया, पूरा शक्ति का विस्फोट कर दिया, ठीक है। मान लो आप एक बल्लेबाज हो, खड़े हो, जैसे आपके पास बॉल आई, आपने सीधे बल्ला उठाया और सीधे स्पीड में मारा, एकदम पूरा आपका जितने आपके शरीर में शक्ति, आपने पूरा शक्ति का विस्फोट कर दिया। इसी को हम कहते हैं विस्फोटक शक्ति। मतलब शरीर में पूरी जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी, मतलब पूरा कंप्लीट शरीर का शक्ति लगा। जैसे कहते नहीं कि अपनी पूरी जी जान लगा दो काम, किसी काम करने में, ठीक है। जैसे मान लो कोई गाड़ी खड़ी है और उसको धक्का देना, तो कैसे पूरा शक्ति इंसान लगाता है स्पीड में, तो गाड़ी को धक्का दे पाता है। तो यही है विस्फोटक शक्ति, मतलब शक्ति का विस्फोट कर देना। अगला आता है हमारा सहन क्षमता शक्ति। देखो सहन क्षमता का अर्थ मैं आपको बता दूं, सहन क्षमता का अर्थ होता है थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की क्षमता। देखो सहन मतलब, सहन क्षमता मतलब योग्यता, किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता जो वो सहन कर सके। मान लो आप एक आटे की बोरी लिया राशन की दुकान से और उसको आपको अपने घर तक ले जाना है, ठीक है। आपका घर मान लो 1 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने कंधे पे बोरी को रखे, आप आधे रास्ते चले, आप थक गए, लेकिन आप रुके नहीं, आप चलते रहे। थक गए फिर भी चलते रहे, मतलब आपके अंदर आपने सहन करा, जो थकावट है उसको अपने अंदर आपने सहन करा, और सहन करने के बाद भी वो अपना चलते रहे, उसको हम कहते हैं सहन क्षमता। और सहन क्षमता शक्ति क्या है, तो इस सहन क्षमता शक्ति का बहुत ही प्रयोग होता है खेल में, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम सहन क्षमता शक्ति के बारे में। देखो थकान के बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता को सहन क्षमता शक्ति कहते हैं। मतलब मान लो कि आपको मैंने उदाहरण एक समझाया, मान लो आप आटे की बोरी को ले जा रहे हो, ठीक है। तो आप 1 किलोमीटर आपका दूर घर है, ठीक है, 1 किलोमीटर की आपकी दूरी है घर की, तो आप आधे रास्ते में गए, आप थक गए, लेकिन तब भी आप रुक नहीं रहे हो, आप चले जा रहे हो, कहने कि आप अपने जो आपका जो दर्द है, जो दुख है, उसको सह करके आप पूरा आगे बढ़ रहे हो। इसको हम कहते हैं सहन क्षमता शक्ति। शक्ति तो यहाँ भी लग रही है, लेकिन सहन करते हुए लग रही है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला स्थिर शक्ति। देखो गतिशील शक्ति में क्या पड़ा, गति हो रही है, मतलब आपको दिखेगा, आंख से आप देख सकते हो, हाँ पुशअप हो रहा है, ऐसे देखो पुशअप हो रहा है, व्यक्ति अप डाउन कर रहा है। स्थिर में आपको दिखेगा ही नहीं, आप बोलोगे शक्ति लग रहा है कि नहीं लग रहा है। स्थिर शक्ति देखो कुछ समय के लिए बिना हिले डुले, व्यक्ति हिलता नहीं, स्टैचू हो जाता है, बिना हिले डुले निरंतर रूप से लगाई गई अधिकतम मांसपेशियों की शक्ति को स्थिर शक्ति कहते हैं। इसे हम आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको उदाहरण देता हूँ, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो बंद है, तो जब आप उसको धक्का दोगे
तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं चलेगी। तो जो शक्ति आपकी लग रही है वो स्थिर है ना, आपको दिख तो नहीं रही है, 1 मिनट के लिए दिखेगी तो नहीं, आप बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाओगे वहाँ पे। लेकिन जो गति से शक्ति था उसमें आप क्या कर रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, तो पुशअप्स में आप दिख रहे थे, अप और डाउन करते हुए आप दिख रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा स्थिर शक्ति है। स्थिर शक्ति में आपको ये रखना है, जो शक्ति लगेगी तो व्यक्ति का शरीर है वो स्थिर अवस्था में दिखेगा। अब शक्ति को विकसित करने की विधि है, ठीक है। आप यहाँ पे आप समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, कि शक्ति को विकसित करने की विधि। फिर आप टॉपिक को समझो। देखो मेरा मकसद क्या है ना, कि आपको समझ में है टॉपिक। मैं आपको पहले कह दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, हेडिंग समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इसकी हेडिंग का मतलब क्या है, शक्ति को विकसित करने की विधि, यानी जो शक्ति है, मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 व्यक्ति है ए और बी। ए नाम का जो व्यक्ति है इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है और बी नाम के अंदर बहुत कम शक्ति है। तो ए तो शक्तिशाली है लेकिन बी के पास शक्ति नहीं। तो क्या ऐसे कारण है, क्या नुस्खे हैं, क्या तरीके हैं जिस कारण जो बी व्यक्ति वो अपना शक्ति जो है अपने शरीर में विद्यमान कर सकता है। तो शक्ति को विकसित करने की कौन सी विधि है वो समझते हैं। देखो पहला हमारा विधि है आइसोमेट्रिक व्यायाम, दूसरा आइसोटोनिक व्यायाम, तीसरा आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ठीक है। इन तीनों व्यायाम के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहले समझते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यायाम, ठीक है। देखो ऐसा व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर स्थिर अवस्था में रहता है, इसे हम आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। देखो इसे ये आप समझ सकते हो आइसोमेट्रिक व्यायाम। देखो इस प्रकार से जो मनुष्य है इस अवस्था में रहेगा तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। अगला था हमारा आइसोटोनिक व्यायाम, ऐसा व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर गतिशील अवस्था में रहता है, इसे हम आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं, ठीक है। देखो मनुष्य जब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो डंबल है इसको अप डाउन कर रहा है, ठीक है, ऊपर बॉडी बनाने का कहते हैं इसको, ठीक है। डंबल को अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि गति हो रहा है, आपको गति आंखों से दिखेगा, अप डाउन करते हुए दिखेगा, जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। यदि मनुष्य इस प्रकार का व्यायाम करेगा तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य के अंदर शक्ति वो विद्यमान होगी, शक्ति बढ़ेगी। अब आता है हमारा अगला आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इस प्रकार के व्यायाम विशेष प्रकार के मशीनों द्वारा किए जाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। मतलब ये व्यायाम करने के लिए हमें मशीन चाहिए। देखो आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे ये एक मशीन लगा हुआ है, साइकिल चलने वाला, पैडल वाला, ये रनिंग मशीन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के व्यायाम में एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको आइसोटोनिक व्यायाम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही आसान समझाया, बहुत ईजी समझाया, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। अब आता है हमारा गति। देखो गति क्या होता है, तो जो कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है। मान लो 1 किलोमीटर की एक रास्ता है, आप 10 मिनट में पैदल चल के तय कर रहे हो, आप वही कोई दूसरा व्यक्ति वो बाइक से 1 मिनट में पहुंच जा रहा है, तो क्या वो गति है, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना ही गति कहलाता है। अब गति देख सकते हो, ये जो लड़का है ये दौड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पूरी जी जान लगा के दौड़ रहा है, यानी कम से कम समय में वो अधिक से अधिक दूरी तय कर रहा है, तो ये हमारी गति कहलाएगा। अब गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं वो समझते। देखो पहला हमारा प्रतिक्रिया योग्यता, दूसरा त्वरण योग्यता, तीसरा शारीरिक क्रिया योग्यता, चौथा गति क्षमता योग्यता, पांचवा हमारा गति सहन क्षमता। और जो हमारा प्रतिक्रिया योग्यता होती है वो हमारे 2 प्रकार की होती है, पहला सरल प्रतिक्रिया योग्यता, दूसरा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता, ठीक है। इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, वीडियो स्किप ना करें। पहला हमारा गति का प्रकार है, समझते हैं। पहला हमारा प्रतिक्रिया योग्यता, ठीक है। मैं आपको हेडिंग से समझाता हूँ। देखो प्रतिक्रिया यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही प्रतिक्रिया योग्यता कहलाता है। देखो किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने की योग्यता को प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। जैसे मान लो एक ही रनिंग का मैच है, ठीक है, ये रनिंग का मैच है, तो ये सभी जो खिलाड़ी हैं स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है, मतलब खड़े हैं। अब जैसे जो रेफरी है, जैसे ही सीटी बजाएगा वैसे सब भागना शुरू करेंगे। मतलब देखो रेफरी ने क्रिया क्या किया, सीटी बजाया और खिलाड़ी भागना शुरू कर दिए। मतलब तुरंत किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही प्रतिक्रिया योग्यता। आप सीधे समझ सकते हो, देखो कोई क्रिया हो रही है ना, उसकी प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही प्रतिक्रिया योग्यता कहलाता है। मान लो आपके पास कोई बॉल आ रही है, आप तुरंत उसको कैच कर रहे हो, ये क्या है, प्रतिक्रिया योग्यता। मैच में क्या स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये सीटी बजाएंगे, जो रेफरी एम्पायर है हमारे, ये जैसे सीटी बजाएंगे वैसे खिलाड़ी भागना शुरू कर देंगे। मतलब इनकी क्रिया होते ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इसको प्रतिक्रिया योग्यता। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रतिक्रिया योग्यता भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल प्रतिक्रिया योग्यता। देखो सरल प्रतिक्रिया योग्यता में क्या होता है कि जो क्रिया होती है वो निर्धारित होती है, मतलब मनुष्य को पता होता है कि हाँ ये क्रिया होने वाली है और हमें इस समय प्रतिक्रिया कर देनी। मान लो कि आपको पता है कि जैसे मैं सीटी बजाऊंगा वैसे आपको भागना है, तो ये सरल, आपको क्रिया पता है। देखो सरल प्रतिक्रिया योग्यता में यह निर्धारित होता है कि प्रतिक्रिया कब करनी है। जैसे निर्देश मिलता है धावक द्वारा दौड़ शुरू करना। देखो जैसे यहाँ पर निर्देश मिलेगा वैसे ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे को पता तो है कि भाई जैसे सीटी बजेगा वैसे हमें भागना शुरू करना है, लेकिन ये हमारा सरल प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि
इसमें जो हमें निर्देश है, जो हमें क्रिया, वो पता होती है कि हाँ हमें क्या करना है, कब करना है, ये हमें पता होता है। इसलिए कहते हैं हम इसको सरल प्रतिक्रिया योग्यता। अब आगे हमारा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना कि जो क्रिया है वो निर्धारित नहीं होती। देखो जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में ये निर्धारित नहीं होता है कि प्रतिक्रिया कब करनी है। जैसे बल्लेबाज द्वारा फेंकी गई बॉल की प्रकृति के अनुरूप शॉट खोलना। मान लो एक बल्लेबाज है, ठीक है, अब इसको थोड़ा पता है कि बॉल जो हल्की आएगी, टॉस में आएगी, तेज आएगी, स्लो आएगी, उसको तो पता नहीं। जैसी बॉल आएगी उसके अनुरूप उसको खेलना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें क्रिया का ध्यान नहीं होता, जो क्रिया है उसमें हमें ध्यान नहीं होता कि हाँ बॉल कैसे नहीं है, ऐसे आने वाली है। ठीक है, कहीं नहीं, आप कह सकते हो कि इसको जटिल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है जो क्रिया होने वाली, जो बॉल फेंका जा रहा है, इसका ध्यान ही नहीं है। मतलब बॉल स्लो आएगा, गति वाला आएगा, फुल टॉस आएगा, अपर आएगा, तेज आएगा, धीरे आएगा, कुछ पता नहीं है। मतलब जैसा बॉल आएगा वैसा खिलाड़ी को खेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जटिल प्रतिक्रिया योग्यता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है हमारा त्वरण योग्यता। देखो यह विराम अवस्था, यानी देखो यह विराम अथवा कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। जैसे तेज गति की दौड़, जैसे मान लो एक कार खड़ी है, अब तुरंत स्पीड, देखो यहाँ पे स्पीड देखो, कार बहुत स्पीड में चल रही है, तो ये हमारा होता है त्वरण योग्यता। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो खिलाड़ी है वो एकदम खड़ा है, अब एक ही बार अपनी जी जान लगा के दौड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं त्वरण, यानी पूरा स्पीड से दौड़ना। ठीक है, आगे आता है हमारा शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। ये हमारी योग्यता क्या है, शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। ठीक है, देखो शारीरिक क्रियाओं की योग्यता का अर्थ है किसी शारीरिक क्रिया को कम से कम समय में पूरा करने की योग्यता। मान लो कि जैसा बॉक्सिंग का उदाहरण ले लो, ठीक है, मुक्केबाजी, इसमें क्या होता है कि तुरंत फटाफट पंच मारना होता है विरोधी खिलाड़ी को। ठीक है, तो ये होता है हमारा शारीरिक क्रिया योग्यता। जितना जल्दी आप क्रिया करोगे उतनी जल्दी वो जो सामने वाला खिलाड़ी वो हारेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। अब आता है हमारा अगला गति क्षमता योग्यता। ठीक है, गति, ये अगला हमारा गति क्षमता योग्यता। ठीक है, यानी गति को सहने की योग्यता। ठीक है, यह लंबे समय तक अपनी अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता। जैसे तैराकी, जैसे मान लो स्विमिंग कर रहे हो तो आपको बहुत समय गति बनाने रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में स्विमिंग करने गए और वहीं पे आपको मतलब आप थक गए, ऐसा नहीं। आपको आपके अंदर शक्ति है वो कायम करनी पड़ेगी ताकि आप लंबे समय तक स्विमिंग को कर सके। अगला था हमारा गति सहन क्षमता। ठीक है, मतलब आप सहन क्षमता में आपको बता दिया था, थकने के बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता को ही हम सहन क्षमता कहते हैं। अब गति सहन क्षमता मतलब गति के दौरान ही हमें सहन क्षमता करना। देखो यह खिलाड़ी के थकने के बावजूद तीव्र गति की गतिविधियां करने की योग्यता होती है। जैसे फुटबॉल, जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, अब खेलते खेलते थक गए तो आप मैच छोड़ के थोड़ा ना भाग जाओगे, अब खेलते रहोगे तभी तो आप जीतोगे। तो यही होता है, थकने के बावजूद भी आप खेल रहे हो, तो ये होता है हमारा गति सहन क्षमता। अब आता है हमारा गति को विकसित करने की विधि, यानी किसी खिलाड़ी में गति नहीं है, गति है ही नहीं उसके अंदर, तो हम कौन सी विधि है जिसके कारण जो हम गति को विकसित कर सकते हैं। पहला हमारा त्वरण दौड़े। ठीक है, देखो त्वरण दौड़े विशेष रूप से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। मान लो कोई व्यक्ति है वो स्थिर है और वो अचानक स्पीड में दौड़ना शुरू करता है, इसको हम कहते हैं त्वरण दौड़े। ठीक है, आगे आता है हमारा पेस दौड़े। ठीक है, पेस दौड़े, पेस दौड़ों का अर्थ है एक दौड़ की पूरी दूरी को निश्चित गति से दौड़ना। मतलब देखो ये एक बाउंड्री है, इसमें एक जो दौड़ है उसकी पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना होता है। ठीक है, ना ही कम ना ही ज्यादा, एक समान गति से दौड़ना होता है। अब आता है हमारा अगला सहन क्षमता। सहन क्षमता क्या है, इसको समझ। देखो थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की जो योग्यता होती है उसको हम सहन क्षमता कहते हैं। मान लो एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलते खेलते थक गया है, लेकिन फिर भी वो खेल रहा है, अपनी जो थकान है उसको सहन कर रहा है, फिर भी काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं सहन क्षमता। ठीक है, यानी किसी भी थकान को सहन करने की क्षमता। अब सहन क्षमता को विकसित करने की क्या क्या विधियां वो समझते हैं। देखो पहला हमारा निरंतर प्रशिक्षण विधि। ठीक है, निरंतर प्रशिक्षण विधि, दूसरा हमारा अंतराल प्रशिक्षण विधि, तीसरा हमारा फॉरवर्ड प्रशिक्षण विधि। अब जो निरंतर प्रशिक्षण विधि हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, और दूसरा हमारा विधि है तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि, और तीसरा हमारा परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि। ठीक है, अब इन सभी विधियों को हम आगे समझने वाले हैं। पहला हमारा निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसको समझते हैं। देखो सहन क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि को सबसे उचित माना गया। ठीक है, निरंतर प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी बिना रुके लंबे समय तक दौड़ता है, जैसे क्रॉस कंट्री दौड़। ठीक है, खिलाड़ी क्या है, अब चित्र में देख सकते हो, खिलाड़ी जो बिना रुके बहुत ही लंबे समय तक दौड़ता है। निरंतर मतलब एक गति के साथ बिना रुके दौड़ते रहता है।
अब आता है हमारा अगला निरंतर प्रशिक्षण विधि के प्रकार। ये भाई हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला हमारा धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि। एक हमारा क्या होता है धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, मतलब एक धीमी गति से दौड़ना। इस विधि में खिलाड़ी जो है धीमी गति से लंबे समय तक दौड़ता है, मतलब दौड़ता तो लंबे समय तक ही है लेकिन धीमी गति से दौड़ता है, ठीक है। आगे हमारा तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि। इसमें क्या है कि इस विधि में जो खिलाड़ी है वो तेज गति से लंबे समय तक दौड़ता है, यानी जो खिलाड़ी है वो तेज गति से लंबे समय तक दौड़ता है। अब आ गया था हमारा परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि। इसमें क्या है, इस गतिविधि में खिलाड़ी निरंतर व परिवर्तनीय गतिविधि से दौड़ता है, अर्थात कभी खिलाड़ी तेज दौड़ता है और कभी खिलाड़ी धीरे दौड़ता है, यानी खिलाड़ी जो है कभी तेज दौड़ने लग जाता है और कभी धीरे दौड़ने लगता है, ठीक है। यानी इसको कहते हैं परिवर्तन, यानी परिवर्तन करके दौड़ना, मतलब खिलाड़ी कभी तेज दौड़ रहा है कभी धीरे दौड़ रहा है, इसको हम कहते हैं परिवर्तनीय प्रशिक्षण विधि, परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि। अब आता है हमारा आगे अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल यानी गैप लेकर के प्रशिक्षण दौड़ना है विधि, ठीक है। नहीं, अंतराल लेकर के दौड़ना, ठीक है। अंतराल प्रशिक्षण विधि। देखो अंतराल प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी रुक रुक कर दौड़ता है, मतलब एक बार नहीं दौड़ता। 100 किलोमीटर दौड़ेगा फिर रुक जाएगा, ब्रेक लेगा फिर दौड़ेगा, इस प्रकार। देखो अर्थात खिलाड़ी एक बार पूरी तेज गति से दौड़ता है और कुछ समय के लिए रुक जाता है, मतलब एक बार तो पूरा दौड़ेगा खिलाड़ी जो है पूरा दौड़ेगा और फिर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा फिर रुकेगा फिर दौड़ेगा फिर रुकेगा, मतलब अंतराल यानी गैप यानी ब्रेक लेकर के दौड़ना, मतलब रुक रुक के दौड़ता है इसमें खिलाड़ी, ठीक है। आ गया था हमारा फाटलेग प्रशिक्षण विधि। क्या देखो, फाटलेग प्रशिक्षण विधि को गोस्टा होमर ने 1937 में विकसित किया था। आपको डेट याद रखना है, इसने विकसित किया था तो गोस्टा होमर ने कब किया था, तो 1937 में विकसित किया था। इस विधि में निरंतर प्रशिक्षण विधि व अंतराल प्रशिक्षण विधि का संमिश्रण होता है। इस विधि में खिलाड़ी को परिस्थिति के अनुरूप दौड़ना होता है। मान लो खिलाड़ी दौड़ रहा है, रास्ते में पर्वत आ गया तो धीरे दौड़ेगा, पठार आ गया और धीरे दौड़ेगा, कांटे आ गए धीरे, कीचड़ आ गया फिर तो धीरे दौड़ेगा, समतल जगह है तो स्पीड दौड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को प्रकृति के अनुरूप, मतलब जो जगह है उसके अनुसार दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फाटलेग प्रशिक्षण विधि, मतलब इसमें जो है स्थान निर्धारित नहीं होता, कभी तो कीचड़ आ जाएगा, कभी कांटे वाली जगह आ जाएंगे, कभी पर्वत आ जाएगा, मतलब प्रकृति के अनुरूप। मान लो कीचड़ आ गया धीरे दौड़ेंगे, पर्वत आ गया धीरे दौड़ेंगे, और कभी समतल जगह आ गया तो स्पीड स्पीड दौड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब जो भी प्रकृति है, जो भी स्थान है, जो भी जगह है उसके अनुरूप खिलाड़ी दौड़ता है, इसको हम कहते हैं फाटलेग प्रशिक्षण विधि। अब हमारा है लचक, ठीक है। तो देखो लचक क्या है, तो देखो शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना ही लचक कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हो जो महिला है वो लचक कर रही है, ठीक है। ये क्या है, ये योगासन है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, शरीर अपने शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार कर रही है, उसको हम कहते हैं लचक, यानी मनुष्य का जो शरीर है उसमें जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना ही लचक कहलाता है, ठीक है। और लचक के प्रकार, लचक कितने प्रकार के होते हैं बस मतलब देखो, लचक दो प्रकार का होता है, पहला अक्रिय लचक, दूसरा सक्रिय लचक। और जो सक्रिय लचक है ये भी दो प्रकार का होता है, पहला हमारा स्थिर लचक, दूसरा गतिशील लचक। अब इन सभी लचक को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो प्रकार है इन सबको समझते हैं। देखो पहला है हमारा अक्रिय लचक। देखो अक्रिय लचक में क्या है कि किसी बाहरी सहायता से शरीर में जोड़ों का विस्तार करना, जैसे मान लो किसी भी बाहरी सहायता से, अर्थात अक्रिय लचक कहलाता है, ठीक है। देखो देखो अक्रिय लचक क्या है, किसी बाहरी सहायता से शरीर में जोड़ों का विस्तार करना अक्रिय लचक कहलाता है। जैसे किसी सहयोगी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना, जैसे मान लो ये खिलाड़ी जो है ये डंबल उठा रहे हैं, ठीक है। तो इतना भारी डंबल तो खुद उठा नहीं सकते, तो यहाँ पे देखो एक सहयोगी ले रखे हैं, ये सहयोगी है, इनकी सहायता से जो ये डंबल को उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अक्रिय लचक, मतलब इस व्यक्ति जो है वो खुद से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता द्वारा उसके अंदर लचक आता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं अक्रिय लचक। अब आता है हमारा सक्रिय लचक। तो ये क्या है, सक्रिय लचक, बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना ही सक्रिय लचक। अब यहाँ देख सकते हो, क्या समझ सकते हो आप कि जो बिना किसी बाहरी सहायता से स्वयं ही शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना ही सक्रिय लचक कहलाता है, मतलब इसमें कोई बाहरी सहायता नहीं होती। जैसे देख सकते हो इसमें जो महिला है वो योगासन कर रही है, इसमें देखो कोई बाहर का व्यक्ति है नहीं है ना, अकेले योग कर रही है, मतलब खुद स्वयं ही योग कर रही है, जिसे हम कहते हैं सक्रिय लचक। अब हमारा आता है सक्रिय लचक के प्रकार। पहला हमारा है स्थिर लचक है। इसमें क्या देखो, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता स्थिर अवस्था में होती है, मतलब इस प्रकार की लचक की आवश्यकता स्थिर जो अवस्था है उसमें होती है। मतलब ये समझ लो कि जो इस प्रकार की जो लचक की आवश्यकता है वो स्थिर अवस्था में होती है, जैसे बैठते समय, ठीक है। गतिशील लचक क्या है, तो देखो इस प्रकार की लचक की आवश्यकता चलते समय होती है। जब मनुष्य चलता है उसके अंदर लचक तो होगा तब तो चल पाएगा, मान लो मनुष्य है उसके अंदर लचक ही नहीं है, वो चलेगा कैसे, ठीक है।
यानी कि इस प्रकार की जो लचक की आवश्यकता होती है वो दौड़ते समय होती है, इसको हम कहते हैं गतिशील लचक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लचक को विकसित करने की विधि, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर लचक नहीं है तो हम किस विधि से लचक को विकसित कर सकते हैं व्यक्ति के अंदर। पहला हमारा ब्लास्टिक विधि। तो कोई विधि क्या है, देखो इस विधि में शारीरिक क्रियाकलाप लयात्मक ढंग से घूमकर इस प्रकार किए जाते हैं कि शरीर के घूमने के विभिन्न जोड़ों में अधिकतम खिंचाव उत्पन्न, मतलब इसमें जो है एक लयात्मक एक तरीके से घूमा जाता है, व्यायाम किया जाता है, ठीक, एक क्रियाकलाप करा जाता है, एक तरीके से घूमा जाता है कि इस प्रकार घूमा जाता है कि शरीर के घूमने से विभिन्न जोड़ों जो है शरीर के उसमें अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो, ठीक है। अगला हमारा स्थिर खिंचाव वाली विधि क्या है, देखो इस विधि में शरीर को धीरे धीरे खिंचाव वाली अवस्था में लाकर कुछ समय के लिए उसको उसी अवस्था में रखना चाहिए। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आपने किसी अवस्था में लाया, ठीक है, मतलब इस विधि में धीरे धीरे शरीर को किसी खिंचाव वाली अवस्था में, आप मान लो आप किसी व्यक्ति के जो शरीर का अवस्था उसको अपने खिंचाव वाली अवस्था में लाया, फिर आप उसको कुछ समय तक उसी अवस्था में रखते हो, उसको हम कहते हैं स्थिर खिंचाव वाली विधि। आगे हमारे गतिशील खिंचाव वाली विधि। तो इस विधि में टांगों व हाथों को नियंत्रित रूप से इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो, यानी कि जो जोड़ होते हैं मनुष्य के उसमें धीरे धीरे अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो, ठीक है। यानी कि इसमें समझ सकते हो ये जो विधि है इसमें टांग जो होते हैं मनुष्य के टांगों को और हाथों को इसको नियंत्रित रूप से इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोपियोस्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि, ठीक है, इसे हम प्रोजेक्टाइल भी कह देते हैं, ये क्या है समझते हैं, ठीक है। देखो इस विधि में खिंचाव वाली सॉरी इसको नहीं कहते, प्रोजेक्टाइल का टॉपिक आपका आगे आएगा, ये तो विधि है, ये विधि है, इसको नहीं कहते, ठीक है। ये है प्रोपियोस्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि, क्या समझते हैं, देखो इस विधि में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है। खिंचाव से पहले क्या कहता है, मांसपेशियों को किया जाता है ताकि जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों का जो खिंचाव है वो अधिक से अधिक विस्तार हो सके, यानी कि जो मांसपेशियां है उसका जो अधिक से अधिक विस्तार किया जा सके। अब हमारा अगला टॉपिक आता है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं का अर्थ, यानी जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन या तालमेल संबंधी योग्यता का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। देखो समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं का अर्थ है कि मनुष्य के इंद्रियों व मांसपेशियों के बीच संतुलन एवं तालमेल बिठाना, इसको हम कहते हैं समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता। देखो ये क्या समझाता हूँ, जैसे मान लो एक क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, ये है बैट बॉल, ये है बल्लेबाज, ये है जो गेंद को फेंकता है बॉलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मनुष्य का जो आंख है, यानी जो इंद्रियां हैं, आंख कान मुंह नाक, तो उसकी जो मांसपेशियां हाथ है, जब ये खिलाड़ी जो बल्लेबाज गेंद को फेंकेगा तो इस गेंद के अनुरूप जो ये खिलाड़ी है उसको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी और उसको शॉट खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है समन्वय संबंधी तालमेल संबंधी होता है, नहीं समन्वय या तालमेल संबंधी होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि मनुष्य का जो इंद्रिया है और उसका मांसपेशियां है उन दोनों के बीच एक तरह से तालमेल बैठाना, जैसे मान लो जैसे बोला है वैसे फटाफट शॉट मार देना, इसी कहते हैं हम समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता। अगला हमारा टॉपिक है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रकार क्या है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के प्रकार, इसको समझते हैं। पहला प्रकार है हमारा मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका पहला प्रकार है मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के अंदर तालमेल बैठता है। इस योग्यता में मनुष्य को अपने मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के बीच तालमेल बैठाना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसकी मांसपेशियां होती है उसके बीच उसका तालमेल बैठाना होता है, यानी कि जो मनुष्य का मान लो मस्तिष्क है वो सेंस करेगा कि जैसे बॉल आएगी वैसे तुरंत उसको खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है, जैसे बॉल आएगी तुरंत उसको खेलना पड़ेगा मनुष्य को। नहीं जो हमारा खिलाड़ी है बल्लेबाज, जैसे ये हमारा बल्लेबाज है, जैसे ये गेंद फेंकेगा उस गेंद के अनुरूप ही ये जो बल्लेबाज है इसको खेलना पड़ेगा। अब अगला हमारा आता है अनुस्थापन योग्यता। देखो इस योग्यता में मनुष्य को परिस्थिति के अनुरूप ढलना होता है, जैसे इसकी देखो इसी क्रिकेट को उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मान लो बॉल हल्की आ रही है तो भी उनको खेलना है, बॉल तेज आ रही है तब भी खेलना है, बॉल स्लो है फास्ट है कैसे भी बॉल है उनको बॉल को ध्यान में रखते हुए खेलना है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या होता है परिस्थिति के अनुरूप ही खेलना होता है, मतलब मनुष्य को बॉल हल्की आ रही तो हल्के स्टाइल में खेलेंगे, तेज आ रही तो थोड़ा हल्का शॉट मारेंगे, मतलब इस प्रकार खेलना होता है। अगला हमारा संयोजन योग्यता, ये क्या देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा स्थिति के अनुसार गति बदलने के लिए आवश्यक शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों को संयोजित करने की योग्यता होती है। इसमें क्या होता है कि जो
हमारे जो खिलाड़ी होता है उनके द्वारा जो स्थिति के अनुसार गति बदलना पड़ता है इनको, ठीक है। कि आवश्यक शरीर गति के बदलने के लिए आवश्यक शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों को संयोजित करके योग्यता होती है, ठीक है, संयोजित करने की योग्यता होती है, ठीक है। मतलब कि बॉल हल्की आ रही है तो थोड़ा तेज खेलेंगे, बॉल फास्ट आ रही है तो थोड़ा हल्का शॉट मारेंगे, मतलब इस प्रकार जो परिस्थिति है उसके अनुरूप खिलाड़ी को खेलना पड़ता है। अब आता है हमारा अगला प्रतिक्रिया योग्यता। ये क्या है समझते हैं, देखो किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही प्रतिक्रिया योग्यता कहलाता है। मान लो जैसे ये बल्लेबाज ने गेंद फेंका, ये जैसे ये गेंदबाज ने गेंद फेंका, वैसे ही बल्लेबाज ने तुरंत शॉट मारा, यानी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया हो गई, इसी को हम कहते हैं प्रतिक्रिया योग्यता। अब आता है हमारा संतुलन योग्यता। ये क्या है, देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न शारीरिक गतिविधियों करते समय अपना संतुलन बनाए रखने की योग्यता होती है। मान लो ये बल्लेबाजी खेल रहा है तो इसको अपना संतुलन बनाए, नहीं कि गेंद खेलते गिर जाए, जैसे एक शॉट मारा गिर जाए, ऐसा नहीं, अपना संतुलन ही बनाना है और गेम भी खेलना है, ठीक है। तो हमारा संतुलन योग्यता है, यानी संतुलन को बना करके किसी भी गेम को खेलना ही संतुलन योग्यता कहलाता है, ठीक है। क्या समझ सकते हो कि संतुलन बना के किसी भी गेंद को किसी भी खेल को खेलना ही हमारा संतुलन योग्यता कहलाता है। अब आता है हमारा लयात्मक योग्यता। क्या है, देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान किसी गतिविधि को लयात्मक रूप से पूर्ण यानी पूरा करने की योग्यता होती है। मतलब मान लो खेल तो है लेकिन उसको एक नियम से खेलते हैं, एक रूप से खेलते हैं, एक तरीके से खेलते हैं, उसको हम कहते हैं लयात्मक योग्यता। अब आता है हमारा अनुकूलन योग्यता। देखो इस योग्यता में खिलाड़ी को खेल के अनुरूप क्रिया के बाद तुरंत ही प्रतिक्रिया, नहीं जो खिलाड़ी की परिस्थिति उसके अनुसार अनुकूल, नहीं अनुकूलन योग्यता मतलब उसके अनुसार, नहीं जैसे बॉल हल्की आई तो उसके अनुसार खेलना है, बॉल तेज है तो उसके अनुसार खेलना, मतलब जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार तुरंत खेलना होता है, ठीक है, जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार ही खिलाड़ी को खेलना होता है। अब आता है हमारा विभेदन योग्यता। देखो यह किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर की अलग अलग गतियों की मितव्यता की योग्यता होती है, ठीक है। मतलब ये जो किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता होती है और शरीर की अलग अलग जो गतियां होती है उसमें एक तरह से मितव्यता की योग्यता होती है, ठीक है। मतलब शरीर एक तरह से पूरा संतुलित रहता है, पूरा अच्छी तरह से खेलता है, इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करने की विधियां, ठीक है। तो समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करने की कौन कौन सी विधि है। पहला हमारा बॉल या बैलून टॉस। देखो इससे पहले मैंने आपको जो बताया था प्रोजेक्टाइल, वो आपका इस चैप्टर में है नहीं, वो मैंने आपको ऐसे सॉरी मैं गलती से कह दिया था आपको, ठीक है, वो आपका इस चैप्टर में नहीं है। मैंने आपको उस समय कहा था ना कि उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना, वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, इससे आपके पहले वाले चैप्टर में था प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करने की विधि, यानी जो आपने योग्यताएं पढ़ी तालमेल संबंधी, इसको किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। पहला हमारा बॉल या बलून टॉस, दूसरा रस्सी कूदना, तीसरा संतुलन व्यायाम, चौथा हमारा निशान लगाने की संबंधी व्यायाम और पांचवा जगलिंग और ड्रिबलिंग, ठीक है। अभी सबको समझते हैं। पहला हमारा बॉल या बॉलून टॉस, ठीक है। देखो इस गतिविधि को करने से हाथ, सिर और शरीर के अन्य अंगों के बीच समन्वय होता है। जैसे बच्चा है बॉलून टॉस करेगा, बैलून को टॉस करेगा तो उसकी आंखों के बीच, मांसपेशियों के बीच एक तरह से समन्वय तालमेल बनेगा। अगला तो हमारा रस्सी कूदना। देखो इस गतिविधि को करने से हाथ, पैर और आंखों की गतिविधियों के बीच समन्वय होता है। समन्वय जो है बेहतर होता है। जैसे लड़की है, ये रस्सी कूद रही है, रस्सी कूदना खेल रही है, ठीक है, गेम होता है रस्सी कूदना, उससे क्या होता है इनके पाँव, हाथ और इसके इंद्रियों के बीच में से संतुलन बनता है। आ गया था हमारा संतुलन व्यायाम। ये क्या, देखो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे खड़े रहना, चलना, दौड़ना आदि के लिए शारीरिक संतुलन जरूरी है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यथासंभव लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने की क्षमता में सुधार करना, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो यथासंभव लंबे समय तक संतुलन बनाए रखना, ठीक है, संतुलन व्यायाम यानी कि विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि खड़े रहना, चलना आदि के लिए संतुलन, यानी संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर संतुलन ही नहीं होगा, व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो संतुलन बनाना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संतुलन व्यायाम यानी संतुलित करके ही व्यायाम करना है, समझ सकते हो कि जैसे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि खड़े रहना, चलना, दौड़ना आदि के लिए शारीरिक संतुलन जरूरी है। इसके लिए गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यथासंभव जितना भी संभव हो सके व्यक्ति से उतना दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए और उतना शारीरिक गतिविधि करना चाहिए। अगला हमारा निशाने लगाने संबंधी व्यायाम, ठीक है। इस गतिविधि को करने से हाथ और आंख के बीच समन्वय बेहतर होता है, यानी जो मनुष्य का जो हाथ है
और आँख है उसके बीच में जो तालमेल है समझने में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अगला आता है हमारा जगलिंग और ड्रिबलिंग। देखो इसमें क्या है, जगलिंग और ड्रिबलिंग करने से नियंत्रित और लय संबंधी योग्यता में सुधार आता है, जिसके कारण हाथों और आंखों के बीच समन्वय बेहतर होता है। समन्वय में जो हमारा हाथ, जिसके देखो जगलिंग और ड्रिबलिंग करने से नियंत्रण और लय संबंधी योग्यताओं में सुधार आता है, जिसके कारण हाथों और आंखों के बीच का समन्वय बेहतर हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो चित्र में आप, एक ये व्यक्ति है जो एक साथ में 3-3 गेंद को उछाल रहा है और खेल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि पूरा जो मनुष्य का शरीर है और जो इंद्रिया है और मांसपेशी सबका तालमेल सही तरीके से, इसमें संतुलन जो तालमेल है पूरी तरह से बैठ सकता है। ठीक है, मतलब मनुष्य का तालमेल है वो ज़्यादा, उसका विकास होता है, बहुत ज़्यादा तालमेल बढ़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 10वां। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके और उनको भी चैप्टर के बारे में पता चल सके। ठीक है, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।